या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएं, एक या फिर एकल अकेला उत्पाद बनाएं, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बने, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। और इसका जो रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से होगा। एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है, दो अभिकारक जुड़कर, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर अकेला सी उत्पाद बनाएं, तो इस तरह का जो रासायनिक समीकरण लिखा होगा उसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयले का दहन किस तरह से होता है? कोयला क्या होता है? कार्बन। कार्बन का सूत्र होता है कार्बन का प्रतीक सी, ठीक है। तो एक कार्बन जमा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही किसी भी दहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो कार्बन जमा में ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक CO2 गैस का निर्माण करते हैं। जलने के बाद कोयले में से CO2 गैस निकलती है, तो दो अभिकारक एक सिंगल अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण जल का निर्माण। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक अकेली चीज जल यानी कि H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो दो अभिकारक एक चीज का निर्माण कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है अलग होना। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब कोई एक अभिकारक, जैसे कि हमारा ए कोई एक अभिकारक है, इसको गर्म किया जाएगा तो ये दो बी और सी उत्पाद में बदल जाना, मतलब कोई एक अभिकारक दो चीजों में बट जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये होता है अलग होना। तो ए यहाँ पर अलग अलग दो हिस्सों में बट गया, बी और सी में, ठीक है। और ये वियोजन अभिक्रिया ये तीन प्रकार से होती है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों के बारे में अगले पेज पर उदाहरण सहित पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ये क्या होता है? अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अभिकारक को ऊष्मा या फिर कह सकते हैं हम गर्मी द्वारा तापमान बढ़ाकर अलग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, इसका अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस होता है, जब इसको गर्म किया जाएगा, इसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी, इसका तापमान बढ़ाया जाएगा, तो ये दो चीजों में CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दो उत्पादों में बदल जाएगा। तो कोई एक अभिकारक ऊष्मा द्वारा दो उत्पादों में बदल जाए तो उसे कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा का मतलब ये होता है गर्मी, तो ऐसा वियोजन जो गर्मी के द्वारा किया जाए, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। तो इसमें विद्युत यानी कि बिजली इसमें से गुजारी जाती है, तो वो दो अलग चीजों में बट जाए तो उसे कहा जाएगा वैद्युत वियोजन। जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसका, यहाँ पर हमारे पास है 2H2O यानी कि पानी, ठीक है। जल जो कि एक लिक्विड है, उसमें से जब विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो दो अलग अलग गैसेज में बदल जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कोई एक अभिकारक विद्युत धारा उसमें से जब गुजारी जाए, जब दो अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, तो उस तरह के अभिक्रिया को कहा जाएगा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश मतलब रोशनी, ठीक है। तो ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं यहाँ पर 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो ये दो अलग अलग चीजों में बदल जाएगा, Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। तो ऐसा वियोजन जिसमें कोई एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने से वो दो अलग अलग चीजों में बदल जाए तो उसे कहा जाएगा प्रकाशीय वियोजन। और ये जो अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन की, सिल्वर क्लोराइड को अलग अलग करना, इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील के यौगिक में से ही उसको विस्थापित कर देता है। उदाहरण से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे समझते हैं। तो उदाहरण है यहाँ पर Fe जमा में CuSO4, मतलब Fe होता है लोहा, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इसके नीचे मैंने लिख दिया, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो आयरन और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? FeSO4 लोहे का सल्फेट जमा में कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। तो इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इस समीकरण को आप देखेंगे, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है, ये अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है? लोहे का सल्फेट, ठीक है। मतलब ये कॉपर जो है, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील तत्व ने कॉपर को उसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से उसको अलग कर दिया है, ठीक है, उसे विस्थापित कर दिया है, अलग निकाल दिया है। तो सल्फेट के साथ यहाँ पर लोहा आ जाता है कॉपर की जगह, और कॉपर हो जाता है बिल्कुल अलग। तो इसी के यौगिक कॉपर सल्फेट में से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन्स होते हैं, उस पर चार्ज कितना है, जमा का धनात्मक चार्ज है या ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर उदाहरण में है Na2SO4 यानी कि Na जो साइन होता है, ये होता है सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट जमा में BaCl बैरियम क्लोराइड। अभिक्रिया करके ये बनाते हैं बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नीचे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सल्फेट यहाँ पर सोडियम के साथ है, सल्फेट और सोडियम साथ साथ है, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाएगी तो ये सल्फेट जो है ये बैरियम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे अभिक्रिया के बाद। तो यहाँ पर आप देखो BaSO4, ठीक है, और जो सोडियम है Na, ये Na और Cl
क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन जुड़कर NaCl का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो द्विविस्थापन मतलब बैरियम ने सोडियम को सल्फेट में से विस्थापित कर दिया और सोडियम ने क्लोरीन में से बैरियम को विस्थापित कर दिया, तो दोनों जगह विस्थापन हुआ, इसलिए इसका नाम लिखा गया है द्विविस्थापन, क्योंकि इसमें दो विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, अब आयनों की बात आती है, आयनों के बीच किस तरह से आदान प्रदान हुआ वो देखते हैं। बैरियम जो होता है Ba, उस पर चार्ज होता है 2 जमा, धनात्मक 2 चार्ज होता है, धनात्मक मतलब जमा, और सल्फेट जो है इस पर चार्ज होता है SO4, इस पर चार्ज होता है 2 घटा, ऋणात्मक, मतलब 2 आयन इसके पास ज्यादा होते हैं, इसके पास कम होते हैं, तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान, दोनों एक दूसरे को साथ जुड़ जाते हैं और टोटल चार्ज हो जाता है, यहाँ पर 2 घटा का, यहाँ पर 2 जमा का, टोटल जो चार्ज है आयनों का वो 0 हो जाता है और बन जाता है BaSO4। ठीक है, और ये जो BaSO4 होता है, BaSO4 सफेद अविलेय अवशेप का निर्माण करता है। अविलेय अवशेप वो होता है जो जल के अंदर बनता है, लेकिन जल के अंदर वो अघुलनशील होता है। वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे इस बीकर है, इसमें जल है, ठीक है, ये जल है, इसमें जब अभिक्रिया होगी तो इसमें एक अविलेय जो पानी में अघुलनशील तत्व का निर्माण होगा, जो कि इसमें नीचे की तरफ इस तरह से बैठ जाएगा, पानी में वो घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नीचे जो सफेद कलर का आपको दिखाई दिया, इस तरह का कुछ बैरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का 5वां प्रकार है उपचयन और अपचयन। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ें। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अभिक्रिया के दौरान, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है, यहाँ पर रह की मात्रा आएगी, हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों कंडीशन में उपचयन कहा जाएगा उसे। ठीक है, अपचयन क्या होता है, बिल्कुल उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन उसमें से हट जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपचयन। उदाहरण की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यहाँ पर ये उदाहरण है, कार्बन जमा में, ये है C, कार्बन जमा में ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन अकेला है, इधर जाने पर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, कोई भी एक चीज हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, दोनों कंडीशन क्या होंगी, उपचयन। और अपचयन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या कहा जाएगा, अपचयन। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर हो रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड जमा में हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो ये बनाते हैं कॉपर जमा में H2O यानी जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर हुआ है अपचयन। ठीक है, और इसी तरह आप देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है, जब यह अभिक्रिया होने के बाद इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना, अब उपचयन। ठीक है, तो इसमें हुआ है उपचयन। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस। ऑक्सीजन में वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना, अब उपचयन। ठीक है, तो इसमें हुआ है उपचयन। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ ही हो जाएं, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को कहा जाता है रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने उपचयन और अपचयन। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के जुड़ने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता यानी कि नमी वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब कमजोर होने लग जाता है, जब इन सब चीजों के आर्द्रता, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है। इसे हम जंग लगना भी कह सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहा जब होता है वो पानी, इस पर पानी लगता रहे या हवा इससे टकराती रहे, तो ये क्या होने, इस पे जंग लगने लगता है। काला लोहा जो होता है उसकी परत पर लाल सा पाउडर बनने लग जाता है, जो कि जंग होता है इसमें। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसी तरह चांदी पर काली परत बनना, ये भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। तांबे पर हरी परत बनना, तांबे के बर्तन होते हैं, कुछ दिनों बाद अगर वो ऐसे ही रखे रहते हैं तो उन पे काली परत, हरी परत बनने लग जाती है, तो वो होता है तांबे का संक्षारण यानी तांबे पर जंग लगना। और जो संक्षारण होता है, इसके कारण धातु जो है वो कमजोर हो जाता है, और संक्षारण से बचने के लिए कोई भी धातु है उस पर हमें करना पड़ता है पेंट। ठीक है, पेंट किया जाता है संक्षारण से किसी भी धातु को बचाने के लिए। तो घर आपके घर में जो भी लोहे की वस्तुएं होंगी, गेट या फिर जो भी है, उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, जो भी हमारा खाना होता है जिसमें वसा हो या फिर तेल से बना हुआ खाना जो होता है, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब क्या होगा, वायु से वो अभिक्रिया कर लेता है। लंबे समय तक जब वायु के संपर्क में रहेगा तो वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उपचयित यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जब लंबे समय तक खाना रखा रहता है उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, और उसमें से गंध यानी कि बदबू आने लग जाती है, खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, और विक्रगंधिता से बचने के लिए क्या किया जाता है, जैसे चिप्स पैकेट्स आते हैं, चिप्स जो होते हैं तेल में तले हुए होते हैं, तो चिप्स पैकेट्स जो होते हैं उसमें बहुत समय तक वो रहते हैं पैकेट्स में, तो वो उपचयित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पैकेट्स जो होते हैं, चिप्स के पैकेट्स, उसमें गैस डाली जाती है जिसके कारण वो फूले रहते हैं। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो उपचयित होने से बचाती है किसी भी खाद्य सामग्री को। एक
तरीका तो है नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में हम डाल के उपचयित होने से, विक्रगंधिता होने से हम बचा सकते हैं अपने खाने को। दूसरा तरीका है उसे ठंडा कर देंगे, ठीक है। फ्रिज में अगर हम रख देंगे, फ्रिज में कोई भी खाना हम रखेंगे तो उससे विक्रगंधिता धीमी हो जाती है, ठीक है। दुगना समय लगता है उसे फिर विक्रगंधित होने में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हमने 1 से लेकर 5 तक। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को दूसरे प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसे वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर इसे वर्गीकृत किया है। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं, ये अभिकारक है। उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कुछ इस तरह से। प्राकृतिक गैस होती है CH4 यानी मीथेन, ठीक है। मीथेन को जब दहन किया जाता है, दहन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, यानी 2 अभिकारक जब इन्हें दहन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा, लेकिन पानी किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है, यानी कि पानी जो है वो वाष्प है, ठीक है, वाष्प की फॉर्म में है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा होती है। जब आप गैस जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी गर्मी होती है, ठीक है, गर्म होती है गैस बहुत ज्यादा। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा मिलती है उत्पाद के साथ साथ, 2 उत्पाद हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिल रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बिल्कुल ऊष्मक्षेपी का विपरीत है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या होगा? इसमें कोई अभिकारक है हमारा, यहाँ पर मान लेते हैं A अभिकारक है। इसे तोड़ने के लिए हमें इसमें या तो ऊष्मा, इसको तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा इसे देनी होगी, ठीक है। इसमें हमें मिलती है, इसमें हमें देनी पड़ती है ऊष्मा तोड़ने के लिए इसे, तो उसे कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे जो कि वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण था, ठीक है। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत वियोजन, जो 3 प्रकार का वियोजन होता है, वो तीनों उदाहरण इसके भी उदाहरण हो जाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के, ठीक है। तो पाठ हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पाठ के सभी विषय समझ आए होंगे। अगर आपको पाठ के सभी विषय समझ आए हैं